प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। सभी गुनहगार हैं कुदरत के कत्ल में, यूं ही हवाएं जहरीली नहीं हुई। पेड़ इंसानों को दिया कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा जिसके बिना जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या हो अगर जमीन से पेड़ खत्म हो जाएं? अगर ऐसा हुआ तो इस जमीन से हर एक जानदार चीज खत्म हो जाएगी। तरक्की और माहौलियात ये सिर्फ दो लफ्ज ही नहीं बल्कि जान हैं इस खूबसूरत सैयारे की। इन दोनों में तवाजुन इंसान की जिंदगी को और भी आसान और खूबसूरत बना देता है। लेकिन आज तरक्की की इस अंधी दौड़ में हमने अपने इस सैयारे के कुदरती जराए को निचोड़ और बर्बाद करके रख दिया है। इन्हीं में से एक है पेड़। पेड़ न सिर्फ आबो हवा को साफ करने का काम करते हैं बल्कि ये माहौलियाती तवाजुन को भी बरकरार रखते हैं। आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ये तवाजुन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से लगातार मौसमों में बदलाव और दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। अगर हमने इस सिमत में संजीदा इक़दाम न किए और पेड़ों को महफूज करने के लिए कोशिशें नहीं की तो जल्द ही ये दुनिया एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। इसी सिलसिले में पेश है हमारा ये खास प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करने वाले हैं माहौलियात के बारे में। जी हाँ, ये पूरा प्रोग्राम मबनी रहेगा माहौलियात पर, और माहौलियात की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें पेड़ अपनी अहमियत रखते हैं। कहीं कहीं इस बात का अफसोस होता है कि हम तामीर व तरक्की की बात करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, और पूरी दुनिया इस लिहाज से देखा जाए तो बिलाशुबह तरक्की कर रही है। लेकिन ये तरक्की किस कीमत पर हो रही है, सोचने की ज़रूरत ये है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो मौजू सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए है वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो आज इस प्रोग्राम के वसीले से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम थोड़ा सा इस बात को समझें कि हम अपने आप को देखें तो हम क्या कोशिश, क्या काविश इस तरह की कर सकते हैं जिससे कि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में ख़ास मेहमान। आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं कर्नल प्रभजोत सिंह बिंद्रा साहब, जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। खैर मकदम है सर, आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं रमेश मुमुक्षु जी, जो प्रेसिडेंट हैं हिमालय संस्थान, और साथ ही आप भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। हमें लगता है कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सालों से आप इस तरफ काम कर रहे हैं। आपका भी खैर मकदम है सर। और हमारे साथ हैं सुनील हरसाना जी, जो रिसर्चर भी हैं, एक्टिविस्ट हैं। अरावली की ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो वहाँ आपने बहुत काम किया है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। मैं सर आपसे शुरू करना चाहूँगी कि हम जब बात कर रहे हैं आज की पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? मैम, पेड़ एक वो चीज़ है जिससे हम वातावरण को संतुलित कर सकते हैं जी। ये हम सबको मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है कि पेड़ किस प्रकार से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड और वो जहरीली गैसों को सोख लेता है अपने अंदर और ऑक्सीजन बना के बाहर छोड़ता है। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें ये अपने खाना बनाता है और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है। ज़रूरी है जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे, जितने घने पेड़ लगेंगे, उतनी ही वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगी और हमारा जीना आसान होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं जो पेड़ों की कमी होती चली जा रही है, इसमें तो ऑक्सीजन की कमी, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो पेड़ लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। जी रमेश जी, मैं आपसे अगर समझूं इस बात को, जिससे अभी कर्नल सर ने कहा कि पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है ऑक्सीजन के लिए। पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं, यानी हमारा वजूद जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पेड़ों से जुड़ा हुआ है। और पेड़ जब हम कहते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं है, उसमें पूरा इकोसिस्टम है, जंगलात हैं, फिर जो अभी ऑक्सीजन की बात आई वो है। यानी हमारी जो नींव है वो इसी चीज़ पर टिकी हुई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपका वजूद ही नहीं है। पेड़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेड़ के बारे में सोचें तो मनुष्य हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँगा मैं।
तो पेड़ जितनी दुनिया भर में पेड़ हैं, हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा इसके में, कि ऑक्सीजन पेड़ से आता है और सबसे ऑक्सीजन आता है जो हमारे समुद्री जो हमारे वनस्पति होती है 70% वहाँ से आता है और 20% हमारे अमेजन जो पूरा जो दक्षिण अमेरिका का पूरा जंगल है पूरा उसमें आता है और बाकी पूरी दुनिया में। तो पेड़ ना होने का एक सबसे बड़ा जो हमें कारण है और हमारे लिए खतरा है, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, एक बात को हम जब पेड़ों की चर्चा करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि पेड़ हमारे लिए है लेकिन हमसे पहले है जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। बिल्कुल। तो कीट पतंग होते हैं, क्योंकि मनुष्य तो बहुत बाद में आया, पेड़ तो बहुत पहले से थे और पेड़ उन्हीं के हैबिटेट हैं। हमारे पूर्वज भी उनकी तरह रहा करते थे कभी, लेकिन अब हमारे पूर्वज शहरों में चले गए, सभ्यता आ गई, सभ्यता ने नई नई चीज़ें पैदा कर दी। लेकिन अभी भी जो जंगल है उससे पहला अधिकार है वो जंगली जानवरों का है, पक्षियों का है, उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनका पहला अधिकार है। और इसके अलावा अभी एक बात और हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे पेड़ कम होते हैं किसी भी कारण से, जंगल कम होते हैं या पेड़ कम होते हैं, तो बहुत से जानवर लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल जी। एक हैबिटेट अगर खत्म हो गया, अगर आपने सुना होगा जो हमारे आईपीसीसी के जो चेयरमैन थे एल गोर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर किसी भी जंगल का, किसी भी दुनिया में किसी भी छोटा सा हैबिटेट खत्म हो जाता है तो प्राणी वो लुप्त हो जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? मनुष्य तो अपने हिसाब से चीजें बदल देता है, लेकिन जानवर प्राकृतिक रूप से ही अपना स्थान खोजता है और उसी स्थान पर बढ़ता है, पनपता है और उसका उद्विकास होता है। जी सुनील जी, आप जैसे हमने आपका तारुफ करवाया तभी हमने कहा कि आप बहुत काम अरावली में ख़ास तौर से आपका रहा है। अभी रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये पूरा एक जो सिस्टम है उसके जो जंगल की जो बात करें तो जंगलात में जो हैबिटेट्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं जिनको जंगली जानवर भी हम कह देते हैं, आप ये बताइएगा कि अफसोस की बात आज के दौर में ये है कि एक तो बात हुई कि जो ख़त्म हो रहे हैं जो जानवर, जो अब लगता है कि उनके आगे हम जनरेशन में अब बात ही कर पाएंगे, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो शहरों में देखने में आ रही है वो ये कि जो जंगली जानवर है वो शहरों में, फ्लैट्स में, घरों में घुस आ रहे हैं क्योंकि उनके जंगल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो तवाज़ुन है, जो एक बैलेंस है, जो पूरा सिस्टम जिस तरह से काम करता है, शहर का अपना है, जंगलों का अपना है, उस पूरे मैकेनिज्म में ये जो तब्दीली आ रही पेड़ों के कटने से, कैसे देखते हैं उसे आप? भारत में जो है बाघों की संख्या बढ़ रही है और यही जो सिस्टम है वो लेपर्ड के लिए भी आया है कि भाई लेपर्ड मतलब कैट फैमिली की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है कुछ टाइम में। लेकिन हम दूसरे सिनारियो में देखते हैं कि एक क्वेश्चन के आंसर में बताया है कि पिछले 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा जो है पेड़ काटे गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इतने पेड़ अगर कटे हैं तो उनके जो रिहायश, जो जंगली जानवरों की खास तौर से जो रिहायशें हैं वो प्रभावित तो हुई होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये आंकड़ा जो है वो है जो गवर्नमेंट मतलब सरकारी एजेंसी ने लागू किए हैं। इनके साइड में कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब सामने नहीं आ पाते हैं, उनको भी अगर हम ध्यान में रखें तो अगर जंगली जानवरों की तादाद बढ़ रही है और उनके रिहायश के जो क्षेत्र हैं वो सिकुड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। देखा जाए तो जितने भी शहर हैं वो सारे जो हैं कभी जंगल में ही रहे हैं। तो अगर आप लोग कहते हो कि मतलब कोई भी लोग ये बोलते हैं कि भाई जंगली जानवर जो है वो शहरी एरिया में घुस रहे हैं, नहीं, मैं ये मानता हूँ कि वो अपने एरिया में घुस रहे हैं, हम उनके एरिया में घुस रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं सर। ये जो बात अभी सुनील जी ने कही, बहुत प्यारी बात निकल के आई कि हम वो बेजुबान है, कह नहीं सकते और हम उन्हीं की जो रिहाइश गाह है उसको ख़राब कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, जबकि हो उल्टा रहा है कि हम उनकी उसमें जा रहे हैं। और इसलिए फिर हमने एक और नया जो लफ्ज़ है वो ईजाद किया है कि हम कहते हैं शहर जो हो गए कॉन्क्रीट के जंगल हो गए अब, यानी वो भी जंगल हैं, सिर्फ कॉन्क्रीट के हैं। अफसोस की बात फिर मैं कहूँ कि जिसकी वजह से हम ये पूरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मकसद हमारा यही है कि जंगलों की जब बात करते हैं हम सब इस बात को बखूबी समझते हैं कि पेड़ जो है बेहद ज़रूरी हैं, नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। और फिर जो अभी रमेश जी ने कहा इकोसिस्टम की जो बात बार बार आ रही है, सवाल मैं आपसे ये कर रही हूँ कि डेवलपमेंट जो है बिलाशुबह ज़रूरी है, तामीर और तरक्की का सिलसिला हमेशा से होता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन उसमें लाइन का हम ड्रॉ करें कि जहाँ हमें लगे कि नहीं ये गलत है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जी, पेड़ काटना ज़रूरी है, लेकिन रूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट की कि एक पेड़ काटिए तो इतने पेड़ लगाइए। कहीं ना कहीं ये हमसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जितने पेड़ काटते हैं उतने पेड़ उतनी स्पीड से लगते नहीं। सिर्फ अगर हम ये ध्यान कर लें कि जहाँ जहाँ पेड़ लगने चाहिए वो समय पे लग जाएं,
क्योंकि पेड़ काटना बहुत आसान होता है, लेकिन लगाने में समय लगता है, उसको बढ़ने में समय लगता है। एक बड़ा पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है, एक छोटा पेड़ उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा जी। तो इसको अगर मद्देनजर रखें हम लोग, तो लगाने की स्पीड को हमें तेज करना पड़ेगा। चाहे वो शहर हो, कंक्रीट जंगल बन गए, मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, मैं वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल शहरों से 3 या 4 डिग्री कम ही रहता है, बिकॉज वहाँ पर हर सेक्टर में पेड़ है, प्लान किए गए हैं पेड़। तो क्या बाकी शहर जो हम प्लान कर रहे हैं उनमें पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए, यकीनन आप पाइएगा कि फर्क पड़ेगा। आने वाले समय में डेवलपमेंट भी होगा और पेड़ भी बढ़ेंगे। मेरा दूसरा कहना है मैम, जो जंगल है उनमें हमें उनकी डेंसिटी बढ़ानी चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था कि आम, अगर हम 1 एकड़ में 40 आम पहले लगाते थे, ट्रायल हुआ 200 पेड़ आम के 1 एकड़ में लगाए जाए। अब लेटेस्ट ट्रायल हुआ है 674 पेड़ आम की एकड़ में लगते हैं और करीब 4 गुना मुनाफा किसान को मिलता है। इसी प्रकार से क्यों ना हम इस पेड़ों की जो हमारी उपज है जंगलों में, जहाँ जगह है वहाँ पर उनकी डेंसिटी बढ़ाई जाए, ये मेरी सोच है जी। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर नज़र डालें, क्या पॉसिबल है ये? रमेश जी, ये जो बात अभी बिंद्रा सर ने कही, हम बहुत देखिए इस पहलू को अगर समझे कि हम जानते हैं पेड़ नहीं काटना चाहिए, फिर भी काटते हैं। और फिर ये बात जो अभी आई कि पेड़ लगा भी अगर आप पौधा लगाएंगे अगर आप, तो पौधे को फलने फूलने में पनपने में वक्त लगता है, और जब तक वो बाकायदा जाके पेड़ की शक्ल लेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी अगर हम इसी तरह से पेड़ काटते रहे तो। सवाल ये है कि हम जब पेड़ों की अहमियत को समझ भी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भी हम जानते हैं, तो कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है? असल में इसको ऐसे समझते हैं चीज़ों को, जो आपने कहा कि तरक्की बहुत तेज होती है। एक मकान बनाना है हमको 6 महीने में बना देते हैं हम लोग, लेकिन अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड बन रही है बहुत बड़ी, और वो रोड जब वो गंगोत्री की तरफ जाती है तो गंगोत्री में भैरव आती है, भैरव घाटी, उसमें 10,000 देवदार के पेड़ है, और देवदार का पेड़ का जो पूरा ग्रोथ पीरियड होता है वो 100 साल होता है। तो कहने का मतलब अगर देवदार पेड़ कट गया तो उसको हम कंपनसेशन कर ही नहीं सकते किसी प्रकार से जी। तो हमें ये देखना है। तो मेरे सुबह चंडी प्रसाद भट्ट जी से बात हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रयास किया हुआ है कि वो भैरव घाटी के पेड़ बचें और एक अल्टरनेटिव सड़क निकल जाए ताकि वो जंगल बचा रहे। तो सरकार किस तरह देखती है वो देखने की बात है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से पेड़ काटने हैं, कौन से काटने नहीं हैं, कौन से अल्टरनेटिव रास्ते निकालने हैं। जंगल को बचाना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आपने कहा जंगल घने होने चाहिए, तो हमारा एक और प्रयास है, हमने सरकार को भी लिखा है, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि 5 साल के लिए, आगामी जितने 5 साल के लिए 3000 मीटर के ऊपर के जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो या वो वैसे घूमने वाले क्षेत्र हो, उनको बिल्कुल रोक दिया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को भी हम कहेंगे। उसमें क्या होता है, जंगल को हम नहीं बढ़ा सकते। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम जंगल को हम बढ़ा देंगे। आप जंगल को छोड़ दीजिए। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के इलाके में 90 के दशक में एक पुरानी परंपरा है कि वनों को देवताओं को चढ़ाना। तो 90 के दशक में जब बात चल रही थी, पेड़ों की कटाई बंद नहीं हो रही थी, तो वहाँ लोगों ने कहा भाई हमने ये 5 साल के लिए ये देवी को चढ़ा दिया है बंद, और 5 साल तक कोई भी गाँव का आदमी इसके पत्ते, इसके पेड़ कोई नहीं काटेगा। केवल 5 साल चाहिए जंगलों के लिए। जब आप दोबारा उस जंगल को देखेंगे तो बहुत घने जंगल हो जाएंगे। और हमारी परंपराओं में एक बड़ी चीज़ पाई जाती है, अगर आप उत्तराखंड के या किसी पर्वतीय क्षेत्र में दूर से किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पेड़ों का बड़ा झुरमट है, तो तय बात है कि वो मंदिर होगा। क्योंकि मंदिर के प्रांगण में जितने पेड़ होते हैं, एक शुरू में नियम है, उसके ना पत्ते तोड़े जाते हैं ना उनकी टहनी काटी जाती है, और पेड़ की मोटाई कितनी होती है। अगर जंगल की अगर आप जाएंगे उत्तराखंड के जंगलों में तो आपको बांज का पेड़ दिखेगा, उसका तना बहुत मोटा नहीं है, लेकिन उसी जंगल के मंदिर में आप जाएंगे तो उसका तना कई गुना मोटा होगा। उससे मालूम चलता है कि ये पेड़ 100 साल पुराना है, और जो ये पतले पेड़ हैं, जो जंगल के पेड़ है, ये अभी नए पेड़ लगे 20-25 साल पुराने पेड़ हो। तो ये बात है कि हमें तरक्की भी चाहिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जितने जंगल के क्षेत्र हैं उनको किस तरह बचा के रखें। अगर हम उनको बचाएंगे नहीं और नीचे पेड़ लगाएंगे तो पेड़ तो बड़ी देर में ग्रोथ होता है। और पेड़ वही लगने चाहिए जो नेटिव पेड़ होते हैं, जो वहीं पैदा होते हैं, खुद ही पैदा होते हैं पेड़। उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जमीन के अंदर। आप छोड़ देंगे तो स्वतः ही पेड़ पूरा जंगल का रूप ले लेगा, क्योंकि हर रीजन, हर क्षेत्र की इकोलॉजी अपनी है। बिल्कुल। सुनील जी, ये जो बात अभी निकल के आई, इसको हम थोड़ा समझे। आपने अभी बहुत प्यारी बात, बहुत कम अल्फाज में आपने एक बात पहुंचाई लोगों तक कि
अभी जो रमेश जी की बात को अगर आगे बढ़ाते हैं हम कि भाई हम कहते हैं कि हम रास्ता बना रहे हैं तो पेड़ बीच में आ रहे हैं इसलिए उनको काटना पड़ रहा है, तो पेड़ हमारे रास्ते के बीच में नहीं आ रहे, हम पेड़ों के रास्ते के बीच में आ रहे हैं। अफसोस इस बात पे भी होता है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार ये बात आ रही है कि तवाज़ुन, जब हम कहते हैं कि तामीर और तरक्की अपनी जगह, तरक्की होनी है लेकिन पेड़ों की कटाई भी कहीं कहीं मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। तवाज़ुन की बात अभी उठी, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि आपको पेड़ काटने भी हैं, मजबूरी है, ज़रूरी है, लेकिन आप ये कब समझेंगे कि पेड़ हमारे होने का हिस्सा है? तो जैसे अभी रमेश जी ने कहा कि उसका एक सिस्टम होना चाहिए। फिर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ती चलूँ कि आपने कहा कि 5 साल के लिए इसको बंद करना चाहिए। आप अरावली में चूँकि काम कर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि हम कहते हैं कि टूरिज़्म के लिहाज से, तफरी के लिहाज से, या फिर तीर्थ यात्रा या जैसे ज़ायरीन जाते हैं अक़ीदत के लिहाज से, तो हम जाते हैं दूर दूर तक, लेकिन आप हैं तभी तो ये सब कर पा रहे हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, मैं तो और बल्कि एक स्टेप बिल्कुल पीछे जाऊंगा, जहां मतलब काफ़ी सीनियर हैं हमारे साथी जो हैं जर्नलिस्ट, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि सबसे पहले तो जो एक बहुत घटिया सी सोच है हम लोगों की कि हम किसी भी बात को अगर करना है ना, तरक्की तो करनी है तो करना पड़ेगा। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि आपकी तरक्की का डेफिनेशन क्या है भैया? ये तरक्की किसके लिए कर रहे हो आप? आपकी तरक्की का बेस क्या है, मॉडल क्या है, किसके लिए कर रहे हो, किन लोगों को बेनिफिट हो रहा है? घूम फिर के बात आती है आपके जितना भी ये मेरे हिसाब से तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। आपकी हर चीज़, जितनी भी चीज़ों को आप तरक्की का नाम दे रहे हो, उन सब का बेस जो है कहीं ना कहीं आपके प्राकृतिक संसाधन है। आप उनको दोहन कर रहे हो, वो ख़त्म हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर ये तरक्की का मॉडल, इसको अगर आपकी तरक्की जो है वो जंगल काटने के लिए आपको बोलती है, तो ऐसी तरक्की को कूड़े के ढेर में डाल दो। तो ये किसको सोचना चाहिए सुनील जी? जनता को सोचना चाहिए, जो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये तरक्की है, रोड बन रहा है तो तरक्की होगी, या अगर कहीं पे किसान की उपजाऊ ज़मीन को लेकर के उसमें कोई टाउनशिप बनाई जा रही है तो वो तरक्की है, वो तरक्की नहीं है। तरक्की का मतलब है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे कि हर आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एजुकेशन की बात करती है कि हर आदमी को एजुकेशन का राइट है वो मिलना चाहिए, जो हमें मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, वहाँ तक अगर थोड़ा बहुत जंगल को बदला जा रहा है तो मैं एग्री करता हूँ। ठीक है भाई, लोगों की ज़रूरतें तो पूरी करनी है, लेकिन अगर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो फिर गुड़गांव जैसी सिटीज़ में आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं, तो यहाँ हमें सोचना पड़ता है कि मतलब ये कैसी तरक्की है भैया? किसान की जो नई एक जो नस्ल है, उन लोगों को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमारे खेती में इस साल फसल कैसी होगी, लेकिन मार्केट में अगर वो ज़मीन के रेट डाउन हो जाए तो वो फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तरक्की किस मतलब की तरक्की है? सर ये देखिए बहुत अच्छी बात इसमें इसलिए आई क्योंकि कुछ चीज़ें अलार्मिंग है अपने आप में। अगर हम अभी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आइंदा वक्त हमें मिले ना मिले कहना मुश्किल है। अब ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है, सब जायज़ है, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप ये किसकी तरक्की है? हम कहते हैं कि हम बात करते हैं कि NGOs आगे आ रही हैं, RWS काम कर रही हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, लोकल बॉडीज़ काम कर रही हैं, इवन हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट के लिहाज से बात करें तो CSR की जब बात होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम देख रहे हैं बहुत काम उस लिहाज से भी हो रहा है। उसके बावजूद ये हालात हैं कि हमें चिंता ये है कि हमारी जो जनरेशन हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, 10, 20, 30 साल बाद उनको हम क्या देकर जा रहे हैं? मैम बिल्कुल सही कहना आपका है। गवर्नमेंट अपनी तरफ के जो कदम उठा रही है, जंगलात काटने के रुके जा रहे हैं। इलीगल कटिंग मैं कह रहा हूँ बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी जंगल कम होते जा रहे हैं। मैं उन जंगलों को देख रहा हूँ मैम, जब मैं बच्चा था तो मैं घर के बाहर निकलता था, एक बेर का पेड़ होता था, झाड़ी होती थी, छोटी सी झाड़ी, जामुन का पेड़ होता था, इमली के पेड़ होते थे, हम जाके पेड़ों से चीज़ें तोड़ते थे। मैम बाजार से खरीद के खाने में उतना मज़ा नहीं आता था जितना तोड़ के खाने में आता था। आज वो फलों के पेड़ कहाँ चले गए? मैं मानता हूँ जंगल काटने की बात तो बहुत बड़ी है। ये छोटे छोटे पेड़ जगह जगह पे लगे थे, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये ख़त्म हो गए? मुझे स्कूलों में याद है, अपने स्कूल में मैं गया लखनऊ, तो मैंने स्कूल जाकर देखे वो पेड़ है या नहीं। वो पेड़ नहीं थे वहाँ पर कौन से जंगल काटे गए? कहना मेरा सिर्फ यही है, हमें अगर देखता हूँ एक पेड़ कमज़ोर हो रहा है तो 2 और लगा दीजिए वहाँ पर। फलों के पेड़ बहुत ज़रूरी है मैम। ज़रूरी नहीं है कि शहर के अंदर, अगर गांव में जो जंगल है, बड़े बड़े जंगलात हैं, रहने चाहिए, नहीं कटने चाहिए। शहर के अंदर हम पेड़ क्यों नहीं बढ़ा सकते? ये हमें बच्चों को सोच देनी है।
अगर हमारे बच्चे इस बात को समझ गए। ये बहुत अच्छा पहलू सामने आया कि बच्चों को इसमें जोड़ने की बात है। आपने तो इसमें बहुत काम किया है सर, मैं आपके पास वापस इस बारे में बात करने के लिए आऊँगी, लेकिन उससे पहले रमेश सर, मैं आपसे अगर समझूँ कि अब ये जो बात हुई कि जब हम बड़े बड़े फ्लैट्स और बिल्डिंग्स बना रहे हैं तब तो हमें जगह की कोई दिक्कत आती नहीं, जब हम कहते हैं पेड़ लगाने तो हम कहते हैं जगह कम पड़ रही है। यानी उन्हीं को काट के हम इतना कंक्रीट का जंगल और अपार्टमेंट्स और जाने क्या क्या हम बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि वहाँ भी आप तभी रह पाएंगे जब तक पेड़ हैं। इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम पेड़ को सिर्फ पेड़ क्यों कह रहे हैं, पेड़ को जंगलों का जंगल को पेड़ का झुरमुट क्यों कह रहे हैं। हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि जब हम पेड़ कहते हैं तो उसमें मौसम की अगर बात कर रहे हैं तो जो तब्दीली आ रही है सीधा सीधा असर उस पर पड़ता है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, असरात मुरतब होते हैं। हम ये सारा सिस्टम एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ये आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है लोगों की सोच में कि जब बेदारी की हम बात करते हैं तो वो अवेयरनेस, वो बेदारी लोगों में आ नहीं रही है? असल में उसकी बहुत बड़ी जो कारण हमें समझ आता है, जो हमारी जैसे शिक्षा की बात बोली आपने, एजुकेशन की बात बोली और पेड़ों के बारे में बात बोली, तो एक बहुत बड़े स्तर पे कोई इसकी चर्चा नहीं होती। जैसे मैं कलाकार था, बचपन से मैं पेड़ों में घूमता रहता था, पेड़ को रंग दिखते थे मुझे, कलर दिखाई पड़ते थे मुझे, मैं कविता पढ़ता था, मुझे लगता था पेड़ बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो जब मुझे लगता था तो मैं अपने दोस्तों को बोला करता था कि पेड़ कितना खूबसूरत है, इसमें कितने रंग आते हैं, कलर आते हैं। तो मेरे अंदर एक चीज़ पैदा हुई, तो हमें ये समझना है इसको कि पेड़ के बिना हमारा जीवन नहीं है। और दूसरा, पेड़ को जैसे आपने बोला खाली पेड़ को पेड़ लगा दो, ऐसा नहीं, पेड़ के प्रति संवेदना होनी चाहिए। हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे हम अपने धर्म की बात बोलते हैं तो धर्म के अंदर तो इतना भरा है, जो पद्म पुराण तो हमारी पेड़ों पे ही है, तो पूरा भरा हुआ है उसमें। सभी धर्मों के अंदर पेड़ों के बारे में, उसके बारे में बड़ी चर्चा की जाती है और पेड़ को बचाना भी है। और सबसे बड़ी बात जो कर्नल साहब ने बोला कि हम लोग आजकल जो आंदोलन करते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं, हम एक बार बोलते हैं पेड़ लगाओ उसे बचाओ। चाहे जीवन में एक ही पेड़ लगाओ आप, लेकिन बचाओ जरूर। बचाओ, 1000 पेड़ लगा दिए, बचा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है उसका। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और पेड़ के साथ हमारा एक जुड़ाव होना चाहिए जी। और जुड़ाव जब होगा जब हम रूटीन में अपने जंगलों की, अपने पेड़ों की, अपने जो भी हम बात करते थे बचपन में, पेड़ जब हुआ करते थे उसके हम फल खाया करते थे, जैसे नीम की निमोनिया होती थी वो गिरती थी, खाते थे। एक हमारा जुड़ाव था हमारा। बेर, जैसे कर्नल साहब ने, बेर होते थे, बेर तोड़ने जैसे का जुड़ाव था हमारे पास। शहतूत हुआ करते थे, लसूड़े होते थे यहाँ पे। और वो ग्रामीण जो उत्तराखंड के अंदर बहुत से हमारी किलबोड़ी होती है, हमारे घिसालू होते हैं खाने के लिए, अब मैं देखता हूँ वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो हमारा उसका संबंध टूट गया और वो संबंध टूटना एक पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जब पेड़ से हम अपना संबंध तोड़ देंगे, उससे अलग हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जंगल कटे या पेड़ टूटे या ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बड़े हद तक हमारे को ये महसूस हो रहा है, हमारी जनरेशन के बीच में जो ऐसी चीज़ें आ रही है, ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं चलते चलते आप तीनों से गुजारिश करूंगी कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, सुनील जी आपसे शुरू करते हुए कुछ बस चलते चलते अगर आप कहना चाहें कि एक जैसे मैसेज के तौर पे हम कहें, पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे जो नाज़रीन हैं उनको, कि वाकई जो आज बात हो रही है माहौलियात और पेड़ के ताल्लुक से क्या करना चाहिए। समस्या आज खड़ी हो चुकी है और संभलने के लिए टाइम है नहीं अब। तो अभी हर आदमी को, जिसको इस दुनिया को अपने रहने लायक रखना है, तो अभी सोचना पड़ेगा, जंगलों को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को बचाना पड़ेगा और अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम से कम करना पड़ेगा। रमेश जी, भूटान से सीखना पड़ेगा हमको। भूटान ने एक लक्ष्य रखा कि हम अपने 62% जंगलात रखेंगे, अभी 72 हैं। तो हम बहुत से लक्ष्य की बात करते हैं, तरक्की के लक्ष्य की बात करते हैं, नहीं, हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, दिन रात ये बात होनी चाहिए सरकार की ओर से भी, सब ओर से भी, कि हमारे पेड़ में जो हमने 33% फॉरेस्ट की बात बोली है, कम से कम 33 फॉरेस्ट हमारे देश में हो और उसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। तो हमें पूरी तरह ये एक प्रण ले लेना है पूरी सरकार को, सब लोगों को, कि हम अपने 33 नहीं बल्कि 40% पेड़ हमारे देश में रहें। ये लक्ष्य हमारे दिमाग में होगा तो हम घर के आसपास पेड़ लगाएंगे, जंगलों को बचाएंगे, जंगलों की बातें करें, उसकी चर्चाएं करें, कैसे बचें। तो बच्चों के अंदर तो होना चाहिए, लेकिन बड़ों के अंदर भी बात बताने की जरूरत है, और चाहे कानून के ढंग से बताएं। और कानून अगर सशक्त है, कानून में जो लूप होल है वो हमें दूर करने चाहिए, क्योंकि जब सरकार ही कई बार ऐसा काम कर देती है कि हमें उठना पड़ता है, तो वो मैं उसको एक गलत मानता हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, उसको भी दूर करें। और सरकार अलग नहीं, हम ही सरकार हैं।
हम सरकार को अलग करके देखेंगे तो कभी समाधान नहीं होगा। सरकार और हम एक ही हैं, हमें एक मिल के बात करनी है जी। तो जब ही जाके कोई ना कोई माहौल बनेगा। और जब माहौल बनना शुरू होता है, जैसे पिछले दिनों सफाई की बात बोली तो लोगों में सफाई की चर्चा होनी शुरू हो गई। अभी पानी की बात बोल रहे कि पानी बचाया जाए तो पानी की चर्चा हो रही है। और रमेश ऐसे जी, सरकार की जो आपने बात की, सरकार हम ही सर, हम ही है। सरकार। इस बात को अगर हम समझे कि सरकार जो हम चुनकर लाते हैं वो हम ही लाते हैं और अपनी बेहतरी के लिए लाते हैं कि वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी, तो उसमें ये तो सबसे जरूरी काम है, तो इसकी तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। जी कर्नल बिंद्रा, आपसे अगर हम समझे क्या आप कहना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए, बच्चों को जोड़ के आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम ने भी बहुत बार कहा है कि बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्त के लिहाज से एम्बेसडर्स हैं। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और उनको पालना भी ज़रूरी है। एनसीसी का बच्चा 3 साल तक एनसीसी से जुड़ा रहता है और बाद में भी वो वहीं रहता है, माहौल को छोड़ता नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये हम लोग एनसीसी के थ्रू, स्कूलों के थ्रू और पेड़ लगाएं। अपने परिवार के लोग जितने हैं उतने ही पेड़ लगा दे और उनको पाल दे। मेरे ख्याल में हमें और अपनी जो जनसंख्या आगे आ रही है, आगे जो हमारी बच्चे आ रहे हैं, उनको एक अच्छा समाज, एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे। मैम, जितने खूबसूरत रंग हमें नेमत के तौर पे मिले हैं उनका हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमसे पहले की पीढ़ियां अगर ये कर चुकी होती तो आज हम इतने इत्मीनान से इस बारे में बात ना कर रहे होते। अब ये शायद आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम समझें, माहौलियात के ताल्लुक़ से बात करें, जंगलात के लिहाज से बात करें, पेड़ों की बात करें, ये सब बेहद ज़रूरी है। पैसा खर्च करके आप दूर दराज घूमने के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, थोड़ा सा कम खर्च करके अगर अपने आसपास एक तवाज़ुन बना लें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आसपास का माहौल और बेहतर हो जाएगा। मुस्तकबिल को लेके हमारी जो सोच है उसमें शायद कुछ बदलाव आएगा। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तीनों खास मेहमान का, सुनील जी आपका, रमेश जी आपका, कर्नल बिंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम लोग आपसे, जैसा कि हमने कहा था कि ये एक ख़ास पेशकश हम लोगों की है माहौलियात के ताल्लुक़ से जब हम बात कर रहे हैं। आइंदा भी हमारी इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त।